Hello everyone, Harshal Chauhan this side. Today we are going to discuss a very important topic, that is Salmon's pigeonhole theory. It's a very debatable question. Is it taught or is it law of thoughts? आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये अपकृत्य की विधि है या ये अपकृत्यों की विधि है। इस क्वेश्चन को पोज किया था सालमन सर ने और इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक थ्योरी दी थी, दैट इज नोन एज पिजनहोल थ्योरी। आज हम उसी थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये जो थ्योरी है पिजनहोल थ्योरी, ये आपकी नेचर जब हम पढ़ते हैं टॉट का उसमें इसको डील करते हैं, बट मुझे लगा कि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है एंड आई रियली नीड टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, इसलिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो बिना कोई टाइम की देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इज इट लॉ ऑफ टॉट, क्या ये लॉ ऑफ टॉट है। अगर ये लॉ ऑफ टॉट है, ये अपकृत्य की विधि है, तो फिर एवरी रॉन्गफुल एक्ट, क्या प्रत्येक रॉन्गफुल एक्ट फॉर विच देयर इज नो जस्टिफिकेशन, जिसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है या एक्सक्यूज नहीं है, क्या हम उसको टॉट बोल सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि ये अपकृत्य की विधि है, तो क्या प्रत्येक गलत एक्ट या प्रत्येक रॉन्गफुल एक्ट फॉर विच देयर इज नो जस्टिफिकेशन, जिसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है या एक्सक्यूज नहीं है, क्या हम उसे टॉट बोल सकते हैं, या इट इज लॉ ऑफ टॉट्स, अपकृत्यों की विधि है जो कंसिस्ट हुई है, जो मिलकर बनी है ओनली ऑफ अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक रॉन्ग से। किससे? नंबर ऑफ स्पेसिफिक रॉन्ग से। क्या बियॉन्ड विच द लायबिलिटी अंडर दिस ब्रांच ऑफ लॉ कैन नॉट अराइज, क्या उसके बाहर लायबिलिटी अराइज नहीं होगी इस ब्रांच के अंदर, इसी को हम डील करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे टॉट के में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेरियस जूरिस्ट ने डेफिनेशंस क्या क्या दी हैं टॉट को लेके। तो सालमन सर का ये मानना था कि टॉट एक सिविल रॉन्ग है। कैसा रॉन्ग है? ये एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए रेमेडी क्या है, तो उसके लिए रेमेडी उन्होंने बोला था कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, ऐसे डैमेजेस, ऐसे कॉम्पनसेशन जो पहले से डिटरमाइन नहीं है, जो प्री डिटरमाइन नहीं है। ऑन द अदर हैंड विनफिल सर की जो डेफिनेशन आती है, उनका मानना ये था कि इट्स अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। क्या है? इट्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी। और उसके लिए रेमेडी क्या है? सेम, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। उसके बाद हम आते हैं फ्रेजर सर की डेफिनेशन पर। तो उन्होंने बोला था कि ये इन्फ्रिंजमेंट है, किसका? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के राइट का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के राइट का इन्फ्रिंजमेंट है ये, और इसके लिए रेमेडी क्या है? तो कंपनसेशन है। उसके बाद हम इसका एसेंशियल्स देखते हैं टॉट के। तो एसेंशियल्स ये थे कि देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन, कोई एक्ट या ओमिशन होना चाहिए। सबसे पहले तो एक्ट या ओमिशन कैसा होना चाहिए? रॉन्गफुल होना चाहिए। दूसरा था कि जो एक्ट और ओमिशन हुआ है उसके रिजल्ट की वजह से लीगल डैमेज होना चाहिए, लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होना चाहिए, लीगल राइट का वायोलेशन होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट था इसका, दे मस्ट बी सूट फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, लीगल सूट फाइल होना चाहिए बाय द इंजर्ड और बाय द अग्रीव्ड पार्टी अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये एसेंशियल्स थे टॉट के। तो हमने ये टॉट के एसेंशियल समझे और ये समझा बेसिकली कि डेफिनेशंस क्या क्या थी। सिविल रॉन्ग था, ब्रीच ऑफ ड्यूटी थी, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल्स राइट था। डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट की हमने डेफिनेशंस को देखा। जैसा हमने बताया कि अगर आप इसे एज अ लॉ ऑफ टॉट देखते हैं, तो क्या प्रत्येक रॉन्गफुल एक्ट फॉर विच देयर इज नो जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज टू बी ट्रीटेड एज अ टॉट, ऐसा कोई भी रॉन्गफुल एक्ट जिसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है, क्या हम उसे टॉट बोल सकते हैं, क्या उसे अपकृत्य बोल सकते हैं, या फिर ओनली ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफिक रॉन्ग्स बियॉन्ड विच द लायबिलिटी अंडर दिस ब्रांच ऑफ लॉ कैन नॉट अराइज, उसको टॉट्स बोल सकते हैं। उसी को डील करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सालमन सर का व्यू क्या था। सालमन सर ने सबसे पहले क्वेश्चन पोज किया था, तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक थ्योरी दी थी, दैट इज नोन एज पिजन होल थ्योरी। कौन सी थ्योरी? पिजन होल थ्योरी। उन्होंने ये बोला था कि इफ देयर इज नो पिजन होल, if there is no pigeonhole in which the plaintiff's case could fit in, defendant has committed no tort। अगर प्लेंटिफ का केस इन पिजन होल्स के अंदर, ये आपके पिजन होल्स हैं, इनके अंदर अगर नहीं बैठता है, अगर
केस फिट नहीं बैठ रहा है तो डिफेंडेंट ने आपका कोई भी टॉर्ट कमिट नहीं किया है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला था? उनकी एक थ्योरी थी जो पिजन होल थ्योरी थी, उन्होंने प्रत्येक पिजन होल को लेबल किया हुआ था। किससे लेबल किया हुआ था? एक टॉर्ट से। उनका मानना यह था कि टॉर्ट नहीं है, ये टॉर्ट्स हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं। क्या ये सेल्स हैं? पिजन होल्स हैं। इनमें उन्होंने हर पिजन होल को लेबल किया हुआ था। किससे? टॉर्ट से। उन्होंने बोला, एग्जाम्पल के लिए हम ये ले सकते हैं, उन्होंने ये बोल दिया ये आपका नेग्लिजेंस हो गया, ये आपका न्यूशंस हो गया, ये आपका डेफामेशन हो गया, ये आपका स्लेंडर हो गया, ये आपका लाइबल हो गया। इस टाइप से उन्होंने प्रत्येक पिजन होल को एक टॉर्ट से लेबल किया हुआ था। टॉर्ट बताया हुआ था कि ये आपका टॉर्ट है और ये इस पिजन होल में है। अगर प्लेंटिफ का केस जिसका राइट कर्टेल हुआ है वो इस पिजन होल के अंदर अपने केस को फिट बिठा पाता है, इसके सेंसेस को फुलफिल कर पाता है, तो इसका मतलब टॉर्ट कमिट हुआ है। और अगर नहीं कर पाता इसका मतलब कोई टॉर्ट कमिट नहीं हुआ है। ये सालमन सर का व्यू था। अकॉर्डिंग टू सालमन देयर इज अ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। उनके अकॉर्डिंग ये अपकृत्यों की विधि थी। अपकृत्यों की विधि क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने कई सारे टॉर्ट्स को लाइक डेफामेशन, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, ट्रेसपास एटसेट्रा प्रत्येक एक्ट को एक पिजन होल के अंदर रखा हुआ था। एंड देयर इज नो लॉ ऑफ टॉर्ट। उनके अकॉर्डिंग अपकृत्य की विधि नहीं थी, अपकृत्यों की विधि थी। अपकृत्यों क्यों? कई सारे एक्ट्स। कौन कौन से? जैसे आपका नेग्लिजेंस, ट्रेसपास, डेफामेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू हुम देयर इज नो सिंगल प्रिंसिपल। उनके अकॉर्डिंग ऐसा कोई सिंगल प्रिंसिपल नहीं था जिससे चेक किया जा सके कि टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज होगी या नहीं होगी। इफ एन अफेक्टेड पर्सन, यदि कोई अफेक्टेड पर्सन जिसका राइट कर्टेल हुआ है कैन पुट द टॉर्ट अंडर एनी स्पेसिफाइड टॉर्ट, जिसका राइट कर्टेल हुआ है अगर वो टॉर्ट को किसी स्पेसिफाइड में रख पाता है, उस एक्ट को किसी स्पेसिफाइड टॉर्ट में रख पाता है, तो ही कुड बी एलिजिबल फॉर डैमेजेस, तो वो कंपनसेशन के लिए एलिजिबल होगा। अदरवाइज देयर इज नो रॉन्ग एंड रेमेडी। अन्यथा की स्थिति में ना कुछ रॉन्ग है और ना उसके लिए कोई रेमेडी है। सो द बर्डन ऑफ प्रूफ इज बेस्ड ऑन द इंजर्ड पार्टी। और जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा ये प्रूव करना कि वो पिजन होल में आपका जो एक्ट है वो फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ पा रहा है, ये आपका किस पे आएगा? ये सालमन सर के अकॉर्डिंग प्लेंटिफ पे आएगा। सो द बर्डन ऑफ प्रूफ बेस्ड ऑन द इंजर्ड पार्टी टू एस्टेब्लिश दैट द टॉर्ट इज अंडर एनी पर्टिकुलर हेड और होल और स्पेसिफाइड टॉर्ट। ये प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि जो एक्ट जो ओमिशन हुआ है वो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो टॉर्ट किसी पर्टिकुलर हेड या किसी पर्टिकुलर होल में आ रहा है, फिट बैठ रहा है। इसी थ्योरी को पॉपुलरली नोन एज पिजन होल थ्योरी, यही थ्योरी पॉपुलर हुई पिजन होल थ्योरी के नाम से। इसमें टॉर्ट कौन कौन से रखे थे उन्होंने? डेफामेशन, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, ट्रेसपास एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स थे। उन्होंने प्रत्येक टॉर्ट को एक सेल के अंदर रखा हुआ था। ठीक है। उसके बाद में एक डॉक्टर जेंक्स थे जो काफ़ी प्रोमिनेंट जूरिस्ट थे। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था सालमन सर की थ्योरी को। उनका मानना ये था कि सालमन सर की जो थ्योरी है, however he also mentioned the view that Salmon's theory does not imply that the court are incapable of creating new tort। डॉक्टर जेंक्स ने ये कहा था कि सालमन सर की थ्योरी ने कहीं पर भी ये इम्प्लाई नहीं किया है, कहीं पर भी ये बात नहीं बोली है कि कोर्ट्स असक्षम है नए टॉर्ट बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ उन्होंने बोला था कि प्रत्येक टॉर्ट किस में रखा हुआ है? पिजन होल्स में रखा हुआ है। तो उनके अकॉर्डिंग ऐसा कोई टॉर्ट जो इसमें फिट नहीं बैठ पाता है, किसी भी पिजन होल में नहीं बैठ पाता, उनके अकॉर्डिंग तो टॉर्ट था ही नहीं, तो इसका मतलब नया टॉर्ट भी डेवलप नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं था। डॉक्टर जेंक्स ने ये बोला कि उन्होंने ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला कि कोर्ट्स असक्षम है कोई भी नया टॉर्ट बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम द कोर्ट कैन क्रिएट न्यू टॉर्ट। कोर्ट नए टॉर्ट क्रिएट कर सकता है, बट जो टॉर्ट क्रिएट करेगा, जो टॉर्ट जजमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, वो आपके सिमिलर नेचर के होने चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। जो पहले से इन सेल्स के अंदर जो टॉर्ट रखे हुए हैं उनके साथ कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए, तभी कोई नया टॉर्ट डेवलप होगा। ये डॉक्टर जेंक्स का व्यू था। उसके बाद में इनके एक और ओपोनेंट थे, एक और क्रिटिक्स थे, उनका नाम था विनफील्ड सर। विनफील्ड सर भी काफ़ी प्रोमिनेंट जूरिस्ट रहे थे। उनकी भी थ्योरी थी दैट इज नोन एज ब्रॉडर थ्योरी। तो उनका मानना ये था अकॉर्डिंग टू विनफील्ड इट इज अ लॉ ऑफ टॉर्ट। उनके अकॉर्डिंग ये क्या था? ये अपकृत्यों की विधि थी। इन हिज व्यू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी अराइजेज व्हेन अ पर्सन इन्फ्लिक्ट इंजरी टू अनदर। उनके अकॉर्डिंग उनका व्यू ये था कि प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी अराइजेज, वहाँ लाइबिलिटी अराइज होगी
जब किसी एक व्यक्ति के राइट का क्या होगा, कर्टेलमेंट होगा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति की ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगी तो दूसरे व्यक्ति का राइट कर्टेल हो जाएगा। उसका रिजल्ट क्या होगा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी का लीगल इंजरी होगी उस व्यक्ति को जिसका राइट कर्टेल हुआ है। इट इज अ टॉर्ट एंड द अग्रीड पार्टी हैज अ राइट ऑफ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अग्रीड पार्टी के पास राइट आ जाएगा किसका, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए कंपनसेशन का। विनफील्ड लीव्स स्पेस फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू टॉर्ट्स। विनफील्ड सर की थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने काफ़ी स्पेस दिया था नए टॉर्ट्स डेवलप करने के लिए। हिज थ्योरी हैज़ अ वाइड अप्रोच टुवर्ड्स टॉर्टियस लाइबिलिटी। उनकी थ्योरी का थोड़ा सा वाइड अप्रोच था और उन्होंने स्पेस दिया था न्यू टॉर्ट्स ओरिजिनेट करने के लिए। न्यू टॉर्ट्स ओरिजिनेट विथ चेंजिंग टाइम्स कैन बी प्रॉपरली हैंडल्ड बाय विनफील्ड थ्योरी। विनफील्ड सर की थ्योरी से जो नए टॉर्ट्स ओरिजिन होंगे उनके लिए प्रॉपरली हैंडल किया जा सकता था, उनको प्रॉपरली हैंडल किया जा सकता विनफील्ड सर की थ्योरी के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं कि दोनों थ्योरियों में डिफरेंस क्या क्या रहे हैं। विनफील्ड सर के अकॉर्डिंग इट्स अ लॉ ऑफ टॉर्ट। उनके अकॉर्डिंग ये लॉ ऑफ टॉर्ट था। क्या था, लॉ ऑफ टॉर्ट था। एन इंजरी टू एनदर इज टॉर्ट। किसी एक व्यक्ति के राइट का कर्टेलमेंट, किसी एक व्यक्ति के राइट का वायलेशन, किसी दूसरे व्यक्ति की ब्रीच ऑफ ड्यूटी, उनके अकॉर्डिंग क्या था, टॉर्ट था। इफ इट इज नॉट जस्टिफाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, अगर ये लॉ के द्वारा जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है तो एक टॉर्ट है और नए टॉर्ट को डेवलप कर दिया जाएगा। ये विनफील्ड सर का व्यू था। वहीं पे सालमन सर का थोड़ा सा नैरो व्यू था। उनका मानना ये था कि इट्स अ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये अपकृत्यों की विधि है। इफ द टॉर्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड, इफ अ टॉर्ट कैन बी प्लेस्ड अंडर एनी पिजन होल और स्पेसिफाइड हेड ऑफ टॉर्ट्स देयर इज अ रेमेडी। अगर कोई भी टॉर्ट प्लेस हो पाता है किसी भी पिजन होल के अंदर, किसी भी स्पेसिफाइड हेड ऑफ टॉर्ट्स के अंदर, तो वो आपका टॉर्ट होगा और उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी। अदरवाइज अन्यथा की स्थिति में इट इज नॉट अ टॉर्ट, ये टॉर्ट नहीं है और इसके लिए कोई भी एक्शन अराइज नहीं होगा। उनका मानना ये था कि जो पिजन होल्स हैं, जो स्पेसिफाइड हेड ऑफ टॉर्ट्स हैं, उसके अंदर अगर आपका जो एक्ट ओमिशन है वो बैठ पा रहा है, प्लेंटिव प्रूफ कर पा रहा है कि उसका केस किसी भी पिजन होल में आ रहा है, तो वो टॉर्ट है। अन्यथा की स्थिति में वो टॉर्ट नहीं है, उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं है। वहीं पर बेनिफिट सर का अगर दूसरा डिफरेंस देखें तो उन्होंने न्यू टॉर्ट्स के लिए स्पेस छोड़ा हुआ था। वहीं पर सालमन सर की जो थ्योरी थी उसमें न्यू टॉर्ट्स के लिए स्पेस नहीं था। वहीं पे उन्होंने ये बोला था विनफील्ड सर ने कि सिंगल कैटेगरी ऑफ टॉर्ट है। उन्होंने सभी टॉर्ट्स को एक सिंगल कैटेगरी में किया और सभी को अपकृत्य ही बोला, चाहे वो न्यूसेंस हो, चाहे वो नेग्लिजेंस हो या कुछ और हो, उन्होंने सभी को टॉर्ट बोला। इन्होंने मल्टीपल कैटेगरी ऑफ टॉर्ट्स रखा, टॉर्ट्स तो बोला लेकिन उनको मल्टीपल अलग अलग कैटेगरीज में रखा और उनको अलग अलग हेड्स में रख दिया, अलग अलग पिजन होल्स में रखा था। चौथा पॉइंट है रेमेडीज अवेलेबल टू इंजुरीज इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय लॉ। यहां पर रेमेडी अवेलेबल कराई जा रही है इंजर्ड पार्टी को। सालमन सर की डेफिनेशन में रेमेडी अवेलेबल कराई जा रही है अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग हेड्स, जो पहले से ही टॉर्ट मौजूद हैं उनके अंदर ही आपको रेमेडी अवेलेबल कराई जा रही है। बियॉन्ड इट नो रेमेडी, इसके अलावा कोई भी रेमेडी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। विनफील्ड सर की जो थ्योरी थी वो ब्रॉडर थ्योरी के नाम से काफ़ी फेमस हुई। ऑन द अदर हैंड सालमन सर की जो थ्योरी थी वो पिजन होल की थ्योरी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इट इज क्लियर दैट कोर्ट कंसीडर्स द थ्योरी एज टू साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन। ये देखा गया है कि कोर्ट क्या करती है, कोर्ट दोनों थ्योरीज को एक सिक्के के दो पहलू की तरह लेके चलती है। और उसके पीछे का रीजन ये है, द रीजन फॉर दैट ये है कि जो नेचर है विधि की इस ब्रांच का, जिसे हम टॉर्ट के नाम से जानते हैं, उसका नेचर ये है कि ये अभी अनकोडिफाइड है और ये शेप्ड हो रही है। ये अनकोडिफाइड है, ये डेवलपिंग फेज में है, डेवलप्ड नहीं हुई है पूरी तरीके से। ये टोटली बेस्ड है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स पे, जुडिशियल डिसीजंस पे। इस वजह से कोर्ट्स को दोनों थ्योरीज को एक सिक्के के दो पहलू की तरह लेके चलना पड़ता है। सो जनरली कोर्ट इज मोर लीनियंट टुवर्ड्स सालमन्स पिजन होल थ्योरी, बट इन द फॉलोइंग केसेस कोर्ट मेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू टॉर्ट्स। कोर्ट पिजन होल थ्योरी को भी इक्वल वेटेज देती है, सालमन विनफील्ड सर की थ्योरी ब्रॉडर थ्योरी को भी इक्वल वेटेज देती है। पिजन होल थ्योरी की तरफ कोर्ट का थोड़ा सा लीनियंट रुझान देखा गया है। ऑन द अदर हैंड जब भी कभी न्यू टॉर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखना हो, कभी भी न्यू टॉर्ट डेवलप करना हो, तो कोर्ट कर देता है क्योंकि ये अभी डेवलपिंग फेज में है। आपने देखा होगा कि बेनफील्ड सर की जो बुक हैं, बेनफील्ड सर की जितनी भी बुक मिलेंगी आपकी सब्जेक्ट की टॉर्ट के की, वो इंटाइटल्ड होंगी लॉ ऑफ टॉर्ट से। उन सभी बुक्स पर लिखा हुआ होगा लॉ ऑफ टॉर्ट,
विनफील्ड सर की जितनी भी बुक होंगी। वेरा सालमन सर की अगर आप बुक देखेंगे तो सालमन सर की सारी बुक्स पर लिखा हुआ होगा लॉ ऑफ टॉट्स, क्योंकि उनका जो व्यू था वो पिजन होल थ्योरी को सपोर्ट करते थे। उन्होंने बताया था कि प्रत्येक टॉट एक हेड में रखा हुआ है, एक पिजन होल में रखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी टॉट नहीं है उनके अकॉर्डिंग। वहीं पे बिनफील्ड सर के अकॉर्डिंग काफ़ी उनका अप्रोच काफ़ी वाइडर रहा है, तो उन्होंने उनकी सारी जितनी भी बुक हैं लॉ ऑफ टॉट की वो आपको लॉ ऑफ टॉट के नाम से मिलेंगी। उसके बाद हम देखते हैं केसेस पे आते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि जहाँ भी फाउंडेशन स्टोन रखना होता है न्यू टॉट का तो कोर्ट रख देता है, जैसे एसवे वर्सेस वाइट के केस में हुआ था। ये काफ़ी लीडिंग केस था जिसमें हमें एक्सप्लेन किया था मैक्सिमम इंजूरिया साइन डैमनो को। इंजूरिया यानी कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट, साइन मतलब विदाउट, और डैमेज मतलब हार्म और लॉस। यहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है लीगल राइट का विदाउट एक्चुअल लॉस जो कि प्लेंटिफ को सफर्ड हुआ हो। इसमें दो पार्टी थी, एक था आपका प्लेंटिफ, दूसरा था डिफेंडेंट। प्लेंटिफ कौन था? क्वालिफाइड वोटर था, एक व्यक्ति था जो वोट डालना चाह रहा था। ऑन द अदर हैंड डिपेंडेंट जो था, डिफेंडेंट जो था वो आपका रिटर्निंग ऑफिसर था। कौन था? रिटर्निंग ऑफिसर था, जिसने गलत तरीके से रिफ्यूज किया, वोट डालने से मना कर दिया। किसका? प्लेंटिफ का। प्लेंटिफ को वोट डालने नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन प्लेंटिफ जिस पार्टी को वोट डालने जा रहा था वो पार्टी या वो व्यक्ति जीत जाता है इलेक्शन में, तो यहाँ पर प्लेंटिफ को कोई भी लॉस सफर नहीं हुआ, क्योंकि वो जिसे वोट डालना चाह रहा था वो पार्टी जीत जाती है। लेकिन उसका राइट टू वोट, जो वोट डालने का जो अधिकार था, वो यहाँ पर इन्फ्रिंज हो गया। तो कोर्ट ने कंपनसेशन की जो रकम थी, मुआवजे की जो रकम थी, वो दिलवाई थी प्लेंटिफ को। यहाँ पे एक मैक्सिम और डेवलप की थी कोर्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि हमारी जानी जाती है उबी जस एबी रेमेडियम, वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। जहाँ पर भी राइट की बात आएगी, जहाँ पर भी अधिकार की बात आएगी, वहां पर रेमेडी की भी बात आ जाएगी। Whenever a right is violated, the person whose right is infringed, जहां पर भी किसी व्यक्ति का राइट वायलेट होगा, is infringed has a remedy against the person, उसको रेमेडी प्रोवाइड कराई जाएगी अगेंस्ट दैट पर्सन हु हैज वायलेट, जिसने वायलेट किया है, जिसने ड्यूटी को ब्रीच किया है, लीगल ड्यूटी को, उसके अगेंस्ट में जिस व्यक्ति का राइट कर्टेल हुआ, जिस व्यक्ति का राइट वायलेट हुआ, उसको रेमेडी अवेलेबल कराई जाएगी। यानी कि नए टॉर्ट्स के लिए यहाँ पर स्पेस है काफ़ी। वहीं पे ऑन द अदर हैंड अगर हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल देखें तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज श्री राम फूड फर्टिलाइजर्स केस, ये काफ़ी श्री राम फूड फर्टिलाइजर के नाम से भी काफ़ी फेमस केस है। ये भी काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट था। इसमें भी फॉर द फर्स्ट टाइम आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अराइज हुआ था। उसके बाद हमने कई सारे केस देखे, जैसे रायलैंड वर्सेस फ्लैचर का केस था, पैसले वर्सेस फ्रीमैन का केस था। इन केसेस में हमने ये देखने को मिला कि मोस्टली केस कोर्ट क्या कर रही है, न्यू लॉ को डेवलप कर रही है, क्योंकि टॉर्ट एक डेवलपिंग फेज में है, ये अभी डेवलप्ड पूरी तरीके से नहीं है। वहीं अब हम कंक्लूजन पे, आपके दोनों थ्योरी समझ में आ गई होंगी, विनफील्ड सर का क्या व्यू था एंड सालमन सर का क्या व्यू था। उसके बाद में विनफील्ड सर की जितनी भी बुक मिलेंगी आपको वो लॉ ऑफ टॉर्ट के नाम से मिलेंगी, यानी कि अपकृत्य की विधि, और सालमन सर की जितनी भी बुक्स मिलेंगी वो आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के नाम से मिलेंगी, यानी कि अपकृत्यों की विधि। उनके अकॉर्डिंग अपकृत्य कई सारे थे, मल्टीपल टॉर्ट्स थे, और उनको प्रत्येक को पिजन होल्स में रखा हुआ था। विनफील्ड सर के अकॉर्डिंग टॉर्ट एक ही था, जिसमें किसी व्यक्ति का ड्यूटी ब्रीच हो रही है, कोई व्यक्ति ड्यूटी ब्रीच कर रहा है, किसी व्यक्ति का राइट कर्टेल हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग वो एक टॉर्ट था। अब कंक्लूजन पे आते हैं। टॉर्ट लॉ की कॉमन लॉ की एक ब्रांच है, ये कोडिफाइड नहीं है, इट इज नॉट कोडिफाइड। द प्रेसिडेंट शुड बी कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द लॉ इन क्वेश्चन। समटाइम्स द कोर्ट नीड्स टू थिंक विद द टाइम एंड इमर्जिंग न्यू कंसर्न्स। ये टोटली बेस्ड किस पे है? जुडिशियल प्रेसिडेंट्स पे है, जुडिशियल डिसीजंस पे है। और इसको डिटरमाइन करने के लिए केस टू केस बेसिस पे कोर्ट क्या करती है, टाइम के अकॉर्डिंग ये जुडिशियल डिसीजंस को फॉलो करती है। देयरफॉर इसलिए बोथ विनफील्ड थ्योरी एंड सालमन्स पिजन होल थ्योरी हैव एन इनएविटेबल एंड इक्वल रोल इन एड्रेसिंग टॉर्ट्स एज इट अ स्टिल ग्रोइंग एरिया ऑफ लॉ। जैसा ये लॉ का स्टिल ग्रोइंग एरिया है, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, इसलिए कोर्ट क्या करती है, दोनों थ्योरीज को, विनफील्ड सर की थ्योरी एंड सालमन सर की थ्योरी, दोनों को इक्वल रोल प्ले करती है, दोनों को इक्वल वेटेज कोर्ट दे के चलती है। और जब कोर्ट डिटरमाइन करती है तो वो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को फॉलो करती है, इसलिए वो दोनों थ्योरीज को इक्वल वेटेज देती है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। लव विद हर्षल, थैंक यू वेरी मच।